परमेश्वर से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ अपने नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब मंच में आपका एक बार फिर अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वात विकारों में एक विकार जिसका नाम है आम वात। आम वात को आधुनिक मतानुसार रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि आम वात से जुड़े हुए कॉजेज़, उसके सिम्टम्स, उसकी कॉम्प्लिकेशंस और आयुर्वेद से उसका कोरिलेशन और मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ उसके डूज़ एंड डोंट्स और एक्सरसाइजेज जो आप आम वात के रोगी को करने के लिए बोल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के खिलाफ ही एक्ट करने लगता है। जी हाँ, हमारी जॉइंट्स ही इफ़ेक्ट नहीं होते, साथ ही हमारे ब्लड वेसल, आइज़, स्किन, हार्ट और लंग्स भी इफ़ेक्ट होते हैं। और अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये सारे जोड़ों में पेनफुल स्वेलिंग कॉज करता है और फ्यूचर में इसमें बोन में इरोजन होने लगता है और बोन की डिफॉर्मिटी यानी कि जोड़ जो हैं सारे टेढ़े मेढ़े होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे इसके सिम्टम्स। ये सिम्टम्स में जो जॉइंट्स होते हैं वो टेंडर यानी कि बहुत पेनफुल होते हैं और आर्म होते हैं, स्वॉलन होते हैं और स्टिफ होते हैं, मूवमेंट करने में बड़ा पेन होता है। और तीसरी चीज़, पेशेंट को हल्का हल्का फीवर भी महसूस होता है और उसको भूख नहीं लगती, इंडाइजेशन की शिकायत रहती है, थकावट महसूस करता है, बहुत जल्दी थक जाता है। और अगर इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये बॉडी के स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होता है और ध्यान ना देने पर बॉडी के बड़े जॉइंट्स को ये कैप्चर कर लेता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये इसके जो है फैक्टर्स क्या हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मोक करता है या अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेता है तो उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम सेक्स की बात करें तो फीमेल्स में ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादा मिलता है। मिडिल एज पीपल होते हैं यानी कि 40 to 60, उनमें भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का खतरा ज़्यादा होता है और ये एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है। अगर ये पैट्रिक है तो भी आपको होने का खतरा हो सकता है। अब बात करेंगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें रूमेटॉइड नोड्यूल्स बन जाते हैं, जगह जगह पर गांठें बन जाती हैं। और दूसरा जो है बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, द कंडीशन इज़ नोन एज ओस्टियोपोरोसिस। और तीसरा, इसमें लिम्फोमास भी डेवलप होने लग जाते हैं। कंपोजिशन जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, जॉइंट्स टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है और इसमें ड्राइनेस हो जाती है। और ऐसे पेशेंट्स को, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस भी होने का डर रहता है और इन पेशेंट्स को हार्ट और लंग्स की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करें आयुर्वेदिक कोरिलेशन का, तो आम वात जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें आम की भी विकृति होती है और वात की भी। कोई भी डिजीज़ हो और उसमें वात इन्वॉल्व नहीं हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आम वात, तो नाम से ही लग रहा है कि वात भी इसमें विकृत है। आम जो होता है, अगर आप इसके कारण जानने की कोशिश करेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा स्निग्ध यानी कि ऑयली यानी कि चिकना खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, कहीं ना टहलते हैं ना जाते हैं और खाना खाते ही सो जाते हैं, बहुत ही आलस भरी लाइफ अगर आप स्पेंड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेस में ठंडा पानी ग्रहण करते हैं, अध्यशन यानी कि भूख से अधिक खाते हैं, प्रमितशन या उपवास, बहुत ज़्यादा कम खाना खाते हैं या उपवास रखते हैं, जागरण करते हैं
मधुर अम्ल और लवण रसों का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, या दिन में सोते हैं और रात को जागरण करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारे शरीर में आम इकट्ठा होके और वो जो है अपक्व रूप में रहता है, और ये वात के साथ संचरण करता हुआ हमारे जॉइंट्स में जाके स्थित हो जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो स्टिफनेस, स्वेलिंग और पेन कॉज करता है। तो ये तो थे कारण। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण की। तो आचार्य भाव प्रकाश और माधव निदान ने इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है इसमें वृश्चिक दंशवत पीड़ा होती है, यानी कि जैसे बिच्छू काटता है उसमें जो पेन होता है उस तरीके की इसमें पीड़ा होती है। कुछ एलोपैथिक जो सिम्टम्स हैं उससे मैच करते हैं। इसमें मरीज़ को बहुत थका थका महसूस होता है, हल्का हल्का ज्वर रहता है, जोड़ों में दर्द, स्टिफनेस यानी कि मूवमेंट सही नहीं होता है, और अपच रहती है, भूख नहीं लगती है, और रोगी दर्द से, सूजन से परेशान रहता है। इसकी चिकित्सा के बारे में बात करें तो आम वात गजेंद्रस्य शरीर वनचा ऋणाम एक एव निहंता डय निरण स्नेह केसरी, अर्थात जंगल में घूम रहे आमवात नामक हाथी को केसरी नामक शेर, जो कि एरंड तेल है, वो एक ही बार में ख़त्म कर डालता है। जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी में हम वैसे तो स्नेह लेने से मना करते हैं, ना ही आभ्यंतर स्नेह यानी कि स्नेह पान करना भी नहीं है, ना ही अभ्यंग करना है, लेकिन एरंड तेल एक इसका एक्सेप्शन है। एरंड तेल हम इसको यानी कि अरंडी का तेल जो होता है, कैस्टर ऑयल, वो हम इस बीमारी में देते हैं, और इससे इस बीमारी में चमत्कारिक लाभ होते हैं। इस बीमारी में आपको बहुत कुछ नहीं करना। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान है दर्द से, सूजन से, तो उसको आप लंघन करा दीजिए। लंघन कराने से उसके दोष यानी कि आम जो दोष हैं इकट्ठे हैं जोड़ों में, वो पचना शुरू हो जाएंगे, और पचने के बाद उसको शरीर में लघुता महसूस होगी। तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एज़ पर आयुर्वेद क्या होना चाहिए? फर्स्ट 5 डेज़ तो उसको लंघन ही कराना है, और अगर मरीज़ उपवास करने के मूड में तो उसको उपवास ही कराइए, और पूरे दिन अगर उसको पानी पीने की इच्छा हो तो शुंठी चूर्ण यानी कि सौंठ का चूर्ण 1 चम्मच 4 कप पानी में बॉईल करके उसका क्वाथ बना के और उसको दिन भर वो पीने के लिए दीजिए पहले 5 दिन। उसके बाद उसको स्टार्ट करिए मूंग की दाल की बहुत ही घुटी हुई सी खिचड़ी 5 अगले दिनों के लिए। को मूंग की दाल के साथ सौंठ के पानी को तो देना ही है, और 2 ग्राम अजमोद आदि चूर्ण डेली एक टाइम उसको फांकी लगाने के लिए देना है सौंठ के पानी के साथ ही। अब हम बात करेंगे इसमें शास्त्रीय योग हम क्या दे सकते हैं जिससे कि आम वात का पेशेंट यानी कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट उसको रिलीफ मिले। तो हम इसमें गुग्गल के सारे योग दे सकते हैं, जैसे सिंहनाथ गुग्गल, महायोगराज गुग्गल, लाक्षादी गुग्गल, ये सारे योग इस बीमारी में अच्छा काम करते हैं। अब बात करते हैं पंचकर्म की। पंचकर्म में हम बहुत ज़्यादा कुछ आम वात की बीमारी में नहीं दे सकते हैं। पंचकर्मा में हम इसको पेशेंट को विरेचन दे सकते हैं, और विरेचन कैसे देना है हमें उसको कहिए डेली कि सौंठ का चूर्ण प्लस निर्गुंडी के पत्ते 5 से 10 इनको जो है बॉईल करना है 4 कप पानी में, और इसका काढ़ा बनाना है 1 कप रहने तक, फिर उसको छान के रखना है, और इस पानी से 25 ml एरंड तेल मिला के डेली रात को सोते वक्त इसको ग्रहण करना है, और आप देखेंगे कि सुबह उसका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और उसमें दोष भी आम के रूप में निकल जाएंगे, रोगी आराम को महसूस करेगा। तो दशमूल काढ़े की वस्ती देते हैं तब भी रोगी को काफ़ी आराम मिलेगा। अगर उसे बहुत ज़्यादा पेन है तो महावात विध्वंसक, एकांग वीर रस वगैरह हम उसको दे सकते हैं। पाचन के लिए आम वातारी रस, आम पाचन वटी, अग्नितुंडी वटी, चित्रकादि वटी, ये सारी वटियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, और अजमोद आदि का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं, वो भी आम का पाचन बहुत अच्छा करता है। बाकी सिर्फ एरंड तेल का हमें इस्तेमाल करना है, कैस्टर ऑयल का ही यूज़ करना है। इसके अलावा
अगर हम मरीज़ से कहें कि अभ्यंग करने के लिए, तो हम इस बीमारी में अभ्यंग करने के लिए नहीं कह सकते हैं। तो अगर अभ्यंग नहीं करे तो उसको दर्द में आराम कैसे मिलता है, तो वो उसको ड्राई स्वेदन करना है, यानी कि बालुका स्वेद करना है। बालुका स्वेद से उसको स्नेह भी नहीं पहुंचेगा और उसकी बीमारी बढ़ेगी नहीं। स्नेह पहुंचने से ये ऐसी बीमारी है जो स्नेहन करने से बढ़ जाती है, तो हमें उसका स्नेहन नहीं करना है, उसको हमें रुक्ष स्वेद देना है, जो कि बालू की पोटली बना के और उसमें वातशामक पत्ते डाल के वो कर। बीमारी में रासना सप्तक क्वाथ का भी बहुत अच्छा रोल है। अगर हम रासना सप्तक क्वाथ से रासनादी गुग्गल देते हैं 2-2 गोली दिन में सुबह 2 बार सुबह शाम, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वात गजांकुश रस को देते हैं मरीज़ को, किससे? काढ़े से। किसका काढ़ा? शुंठी चूर्ण प्लस कैस्टर की जो जड़ होती है उससे, उसके काढ़े से अगर हम लोग उसको वात गजांकुश रस देते हैं तो भी काफ़ी आराम आता है। इसमें वैश्वानर चूर्ण भी बहुत अच्छा काम करते हैं। पथ्य की, इसमें उष्ण जल, पथ्य है, कुल्थी, शाली चावल और साबूदाना और सहजन, ये मरीज़ को नित्य सेवन करने चाहिए। अब बात करते हैं अपथ्य की। इसमें नवीनन, आनूप मांस यानी कि मछली या इस तरीके की नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना चाहिए। दूध, दही भी वर्जित है। की दाल और स्नेह युक्त चीज़ें जैसे पूड़ी, पराठा और कचौड़ी, इसका भी मरीज़ को सेवन नहीं करना है। फिर मरीज़ को थोड़ा सा वॉक तो करना ही है, साथ ही सूक्ष्म व्यायाम कर सकता है, और जो एक्सरसाइजेज उससे ईजिली होती हैं जैसे तितली आसन, चक्की आसन, इस तरीके की एक्सरसाइज उसे करना चाहिए, जिससे कि थोड़ा स्वेद उत्पन्न होगा और उसको इस दोष में, आम के पाचन में आराम मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो ने कहीं ना कहीं आपको अगर मदद की हो इस बीमारी से रिलीफ पाने में, तो भी मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। आपने इतना अमूल्य समय दिया, उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।